Welcome to Magical Fairy Stories. Get ready for a magical ride. बहुत जमाना पहले की बात है। एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत रहते थे। उनके 10 बेटे और 3 बेटियां थीं। सबसे छोटी बेटी का नाम इस्परूस था, जो सबसे ज्यादा मासूम और तजस्सुस भरी तबीयत रखती थी। एक दिन सहपहर के वक्त सब बहनें जंगल के किनारे जुड़ी बोटियां चुनने निकलीं। हंसते खेलते वो जंगल में घूमती रहीं। जब शाम ढलने लगी तो सबने अपने टोकरियां भर लीं और घर की राह ली। इसी दौरान इस्परूस ने झाड़ी के नीचे एक नायाब सफेद फूल देखा। वो अकेली आगे बढ़ी और फूल तोड़ने के लिए झुकी। जैसे ही हाथ बढ़ाया तो अचानक उसने चूक कर देखा कि फूल की डंडी के साथ एक सब्ज घास का सांप लिपटा हुआ है। इस्परूस पीछे हटी, मगर सांप ने अचानक इंसानी आवाज में कहा, इस्परूस, अगर तुम वादा करो कि तुम मेरी साथी बनोगी तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर ये वादा ना किया तो न फूल मिलेगा न सुकून। इस्परूस का दिल धड़कने लगा। उसने गुस्से से कहा, मैं किसी सांप से शादी नहीं कर सकती। मगर सांप जिद्दी था। वो बार बार वही कहता रहा, वादा करो, वरना मैं ये जगह कभी नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार डरते डरते इस्परूस ने आहिस्ता से हाँ कह दी। जैसे ही उसके लबों से वादा निकला, सांप झाड़ी से सरक कर जमीन पर उतरा और सरगोशी करते हुए बोला, याद रखना, मैं जल्द वापस आऊंगा अपने वादे के लिए। ये कहकर वो घास में गायब हो गया और वो नायाब सफेद फूल इस्परूस के हाथ में रह गया। 3 दिन भी ना गुजरे थे कि अचानक बूढ़े जोड़े के आंगन में सरसराहट की ऐसी आवाज गूंजी जैसे खुश्क पत्ते जलते हों। देखते ही देखते घास के सांपों का एक हुजूम रेंगता हुआ अंदर आ पहुंचा। वो दीवारों पर चढ़ने लगे, कुटिया की छत पर लिपट गए और आंगन का हर कोना उनके सायों से भर गया। घरवाले दहशत से कांपने लगे। सबसे बड़ा सांप आगे बढ़ा और फिंकार कर बोला, हम अपना रिश्ता लेने आए हैं। स्प्रूस ने वादा किया था, अब वक्त पूरा हो गया है। बूढ़े और बूढ़ी पहले तो सकते में रह गए, फिर गुस्से से बोले, ये कैसी नादानी की बात है? हमारी बेटी कोई सांपों की दुल्हन नहीं बन सकती। लेकिन जब स्प्रूस ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ सर झुकाकर कहा कि वो वाकई वादा कर बैठी है, तो बूढ़ा और बूढ़ी गहरे दुख में डूब गए। सामने इतने सांप खड़े थे कि इनकार करना गोया मौत को आवाज देने के मुतरादिफ था। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके कहा, तुम्हें सब्र करना होगा। शादी जैसे काम एकदम में नहीं होते, कुछ तैयारी चाहिए। सांपों ने अपनी सनसनीखेज सिसकार के साथ कुटिया में इंतजार करने की इजाजत दे दी। इधर बूढ़ी औरत आहिस्ता से अपने पुराने पड़ोसी के पास जा पहुंची और कांपती आवाज में सारा हाल कह सुनाया। पड़ोसों ने तहकहा लगाया और कहा, सांपों को धोखा देना मुश्किल नहीं, इनकी आंखों में अकल से ज्यादा भरोसा है। एक सफेद हंसनी को दुल्हन के कपड़ों में सजा दो, वो धोखे में आ जाएंगे। यूं ही किया गया। एक खूबसूरत सफेद हंसनी को दुल्हन के लिबास में सजाकर सांपों के आगे लाया गया। हुजूम खुशी से सरसरा उठा, जैसे उन्हें अपनी मतलूबा दुल्हन मिल गई हो। वो हंसनी को लेकर बाहर निकलने लगे, लेकिन अभी वो आंगन से आगे न बढ़े थे कि बर्च के दरख्त पर बैठी एक कोयल ने बुलंद आवाज में पुकारा, कुकू कुकू, धोखा दिया गया, ये दुल्हन नहीं, ये तो हंसनी है। ये सुनकर सांप पागलों की तरह पुकारने लगे। उन्होंने हंसनी को जोर से जमीन पर पटक दिया और जहरीली आंखों से कुटिया की तरफ मुड़कर असल दुल्हन का तकाजा किया। वो दोबारा पड़ोसन के पास पहुंच गई। पड़ोसिन ने जल्दी से कहा, हिम्मत ना हारो, एक सफेद भेड़नी को तैयार कर दो। बूढ़ी औरत ने ऐसा ही किया।
सफेद भेड़नी को दुल्हन के लिबास में सजाकर सांपों के हवाले कर दिया गया। वो जैसे ही उसे लेकर चलने लगे, बर्च के दरख्त पर बैठी कोयल ने फिर बुलंद आवाज में कहा, कुको कोको, फिर धोखा है, ये दुल्हन नहीं, ये तो भेड़नी है। सांपों ने गजब से जमीन पर अपनी दमें मारी, धूल उड़ने लगी, आंगन में लर्जा सा तारी हो गया। वो असल दुल्हन के सिवा कुछ ना मानते थे। पड़ोसिन ने इस बार कहा, अब आखिरी कोशिश करो, एक सफेद बछड़ी को दुल्हन के लिबास में दे दो। बछड़ी को सजाकर सांपों के आगे रखा गया, मगर जैसे ही वो काफिला आगे बढ़ा, कोयल की सदा फिर गूंजी, कुकू कुकू। तीसरी बार भी धोखा, ये दुल्हन नहीं, ये तो बछड़ी है। इस बार सांप बिफिर गए, उनके फिन अंधेरी रात की तरह बुलंद हो गए। उन्होंने हिसकार कर कहा, अगर वादा न निभाया तो ये जमीन सूख जाएगी, बारिशें सैलाब में बहा ले जाएंगी और तुम सब भूख से मर जाओगे। बूढ़े जोड़े और स्प्रूस के बहन भाई धाड़े मार मार कर रोने लगे, लेकिन कोई सूरत न निकली। आखिरकार उन्होंने अपनी सबसे प्यारी बेटी स्प्रूस को दुल्हन के लिबास में सजाकर सांपों के हवाले कर दिया। स्प्रूस के कदम कांप रहे थे, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे वो तकदीर के सामने झुक चुकी हो। सांपों का जुलूस उसे लेकर रवाना हुआ। कोयल ने इस बार भारी लहजे में कहा, जल्दी बढ़ो, वक्त जाया ना करो, दुल्हन का दूल्हा इंतजार में है कब से। सांप जंगलों और नदियों को पार करते उसे लिए आखिरकार समंदर के किनारे जा पहुंचे। वहां समंदर की लहरों में से रोशनी उभरी और एक दिलकश नौजवान नमूदार हुआ। उसने मुस्कुराकर स्प्रूस की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, मैं ही वो घास का सांप हूं। तुम्हारे वादे ने मुझे यहां तक पहुंचाया। आज से तुम्हारा इंतखाब सिर्फ मेरी नहीं, अपनी तकदीर का फैसला भी है। वो नौजवान स्प्रूस को साथ लेकर एक करीबी जजीरे पर गया। वहां से दोनों समंदर की गहराइयों में उतरे और जैसे ही पानी का पर्दा हटा तो सामने एक ऐसा महल नमूदार हुआ जिसकी दीवारें मोतियों की तरह जगमगा रही थीं और छतें सेब की चमक से रोशन थीं। वहीं पर उनकी शादी हुई। 3 हफ्ते तक समंदर की दुनिया में रोशनी, रक्स और साजो आवाज की महफिलें गूंजती रहीं। स्प्रूस के लिए वो सब एक ख्वाब की तरह था। महल की हर दीवार अजीबो-गरीब खजाने और नायाब रंगों से भरी थी। इब्तिदा में स्प्रूस को हर दिन एक नई हैरत मिलती रही। आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल पर सुकून उतर आया और वो अपने माजी, अपने माँ बाप और पुराने घर को भूलने लगी। यूं 9 साल बीत गए। स्प्रूस के 4 बच्चे हुए, 3 बेटे ओक, इश और ब्रच, और एक नन्ही सी बेटी जिसका नाम स्प्रूस ने रखा नन्ही एस्पेन। बच्चे महल में खेल कूद करते रहते, कभी मोतियों से खेलते, कभी समंदर के छोटे छोटे मछलीनुमा खादिमों के पीछे दौड़ते। एक दिन बड़ा बेटा, जो सबसे ज्यादा शरारती और निडर था, माँ के करीब आया और मासूमियत से पूछने लगा, अम्मी, हमारे नाना नानी कहाँ रहते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि उनसे मिलूं। क्या वो भी इतने खूबसूरत महल में रहते हैं? ये सवाल सुनते ही स्प्रूस के दिल पर एक बिजली सी गिरी। बरसों बाद इसे अपने माँ बाप और पुराने घर की याद ने जकड़ लिया। उसने सोचा, क्या वो अब भी जिंदा होंगे? किस हाल में होंगे? यादों ने उसके दिल में एक चुभन पैदा की और उसने अपने शौहर से कहा कि वो अपने वालिदैन को देखने जाना चाहती है। घास का सांप, जो अब उसके शौहर के रूप में था, ये सुनकर सख्त हो गया। उसकी आंखों में समंदर की गहराइयों जैसी सख्ती उतर आई। नहीं स्प्रूस, ये दुनिया तुम्हारा नया घर है। पुरानी जमीन को भूल जाना ही बेहतर है। मगर स्प्रूस ने हिम्मत न हारी। दिनों तक उसने उसे मनाने की कोशिश की, कभी बच्चों का वास्ता दिया, कभी अपनी आंखों के आंसू।
आखिरकार शौहर नर्म पड़ गया और कहने लगा, अगर वाकई तुम जाना चाहती हो तो पहले ये शर्त पूरी करनी होगी। ये कहकर उसने उसे एक रेशमी सा सन दिया जो समंदर की रोशनी में सुनहरी लग रहा था, और चरखे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जब तक तुम इस सन से सूत न काट लो तुम अपने माँ बाप को नहीं देख सकती। स्प्रूस ने चरखे पर बैठकर काम शुरू किया। दिन रात सूत काटती रही, मगर हैरत ये कि सन का गट्ठा जरा भी कम न हुआ। जितना ज्यादा काटती वो उतना ही वैसा का वैसा रहता। स्प्रूस के दिल में कांटा सा चुभ गया। ये आम सन नहीं, ये जादुई है। शौहर ने मुझे धोखे में डाल दिया है। मायूस होकर वो चुपके से पास ही रहने वाली एक बूढ़ी जादूगरनी के पास जा पहुंची। आंखों में आंसू और लबों पर इल्तिजा थी। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, मुझे बताओ ये सन कैसे काटूं? ये तो कभी खत्म ही नहीं होता। बूढ़ी जादूगरनी ने उसकी तरफ गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटी, ये सन धागे के लिए नहीं, धोखे के लिए है। चूल्हा जलाओ और उसे आग में फेंक दो। जब तक ये ना जलेगा तुम कभी इससे निजात ना पाओगी। एस्प्रूस वापस लौटी। जैसे ही रोटी पकाने के लिए चूल्हा जलाया, उसने धड़कते दिल के साथ सन को शोलों में फेंक दिया। अचानक आग भड़क उठी और एक खौफनाक मंजर सामने आया। एक देव जिसामत का डडू जो छेजे जितना बड़ा था, आग में उछलने लगा। उसके दहकते हुए मुंह से रेशमी धागा बाहर निकलता जा रहा था, जैसे शोले को सोने की लकीर में बदल रहा हो। जब आग बुझ गई तो डडू लम्हों में गायब हो गया। सिर्फ चमकता हुआ सूत बाकी रह गया, वो सूत जो जादुई था। एस्प्रूस ने शौहर के पास जाकर कहा, मैंने शर्त पूरी कर ली, अब मुझे वालिदैन से मिलने दो। घास का सांप कुछ देर खामोश रहा, फिर मुस्कुराकर बेंच के नीचे हाथ डालकर लोहे के जूते निकाल लाया। उनके तलवे ऐसे सख्त थे जैसे पत्थर की चट्टानें। उसने कहा, तुम जा सकती हो, मगर जब ये जूते घिस जाएंगे तभी तुम्हें इजाजत मिलेगी। स्प्रूस ने जूते पहन लिए और पत्थरों पर जोर जोर से चलने लगी। कभी सहन की चट्टानों पर उन्हें रगड़ती, कभी खिरदरे रस्तों पर दौड़ती, मगर जूतों पर खराश तक न आई। जितना वो मेहनत करती उतना ही उन्हें नाकाबिले शिकस्त पाती। ये भी एक न खत्म होने वाली आजमाइश है। मायूस होकर वो फिर बूढ़ी जादूगरनी के पास पहुंची और फरियाद की। बूढ़ी ने उसके पांव देखे, फिर हंसकर बोली, बेटी, ये जूते लोहे के हैं, जमीन से नहीं टूटेंगे। इन्हें किसी लोहार के पास ले जाओ, वो इन्हें अपनी भट्टी में डालकर दहकते हुए अंगारों की तरह गर्म करेगा, तभी ये घिस सकेंगे। स्प्रूस ने जादूगरनी की हिदायत के मुताबिक जूते भट्टी में दिए। दहकते लोहे की तरह सुर्ख होने के बाद जब वो घिसे तो स्प्रूस ने महज 3 दिन में उन्हें मुकम्मल खत्म कर दिया। दिल खुशी से भर गया और उसने फौरन अपने शौहर के पास जाकर वालिदैन से मिलने की इजाजत मांगी। शौहर ने कुछ देर सोचकर कहा, अच्छा, जा सकती हो, लेकिन खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। एक पाई तो जरूर साथ लेकर जाना। ये कहकर वो चुपके से महल के सब बर्तन छुपा गया ताकि स्प्रूस कुछ ना बना सके। स्प्रूस ने बहुत कोशिश की, कभी कुएं के पास गई, कभी टब ढूंढा, मगर कुछ ना सूझा। आखिरकार वो फिर जादूगरनी के पास गई और फरियाद की। जादूगरनी मुस्कुराई और बोली, कुएं से पानी मत निकालो, एक छिलनी लो, उसके सुराख खमीर से बंद कर दो, फिर नदी से पानी भर लेना, इसी छिलनी में आटा गूंथना। स्प्रूस ने ऐसा ही किया। जब नदी से छिलनी में पानी भरा तो हैरत अंगेज तौर पर वो पानी टपका नहीं, जैसे जादुई तौर पर जम गया हो। उसने इसी छिलनी में आटा गूंधा, पाइयां तैयार की और खुशबू से सारा महल महक उठा। फिर उसने बच्चों को साथ लिया और रवाना होने की तैयारी की। घास का सांप उन्हें रुखसत करने आया। समंदर के किनारे तक चलते हुए उसकी आवाज गूंजदार और संजीदा हो गई। सुन लो, अपने माँ बाप के घर 9 दिन से ज्यादा मत ठहरना। 10वें दिन वापस लौट आना, और याद रखो, किनारे पर सिर्फ बच्चों के साथ आना, कोई और तुम्हारे साथ ना हो।
फिर उसने गहरी नजर स्प्रूस और बच्चों पर डाली और कहा, जब आओ तो मुझे यूं पुकारना, अगर जिंदा हो तुम मेरे शौहर, झाग होगी सफेद और दूध जैसी। अगर मर गए हो तुम मेरे प्यारे, झाग होगी लाल और खून जैसी। अगर समुंदर सफेद झाग से उबले तो समझ लेना मैं जिंदा हूं, और अगर झाग खून की तरह लाल हो तो समझना मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। और बच्चों, ये राज किसी से बयान न करना, चाहे कोई कुछ भी करे। ये कहकर उसने उन्हें अलविदा कहा। स्प्रूस और बच्चे जब वालदैन के घर पहुंचे तो वहां खुशी की लहर दौड़ गई। सबके लबों पर एक ही सवाल था, क्या तुम खुश हो? घास के सांप के साथ कैसी जिंदगी है? स्प्रूस मुस्कुराती रही, कहानियां सुनाती रही और उसकी बातें सबको हैरान करती रहीं। दिन पर दिन गुजरते गए और स्प्रूस को एहसास तक ना हुआ कि वक्त कैसे निकल गया। मगर पसे पर्दा उसके वालदैन और भाइयों के दिलों में एक ही ख्याल जन्म ले चुका था, हम स्प्रूस को वापस क्यों जाने दें? अगर हम उसके शौहर को खत्म कर दें तो ये हमेशा यहीं रहेगी। उन्होंने खुफिया तौर पर मंसूबा बनाया। बच्चों से राज अगलवाना आसान लग रहा था। पहले स्प्रूस के भाई ओक को जंगल ले गए, डरा धमका कर पूछा, मगर ओक ने अपनी आंखों में जिद की चमक भरकर कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। अगले दिन एश को ले गए, फिर उसके बाद बर्च को, मगर दोनों ने भी जबान न खोली। आखिरकार वो नन्ही एस्पैन को ले गए। पहले तो वो भी इनकार करती रही, मगर जब भाइयों ने सख्ती की और मारने की धमकियां दी तो वो डर गई। आंसू बहाते हुए उसने सब कुछ कह डाला कि माँ किस तरह किनारे पर जाकर अपने शौहर को पुकारती है। स्प्रूस के 10 भाई एक खुफिया रात को समुंदर के किनारे पहुंचे। उनके हाथों में तेज दरांतियां थीं। चांदनी इन धारों पर खून की तरह झलक रही थी। वो झुके और सब ने इकट्ठे पुकारा, अगर जिंदा हो तुम मेरे शौहर, झाग होगी सफेद और दूध जैसी। अगर मर गए हो तुम मेरे प्यारे, झाग होगी लाल और खून जैसी। ये आवाज गूंजी तो समंदर हिलने लगा। झाग उठा और घास का सांप सतह पर नेमूदार हुआ, मुस्कुराता हुआ जैसे किसी मुलाकात के लिए आया हो। लेकिन अगले ही लम्हे 10 भाइयों ने धार कर उस पर हमला कर दिया। दरांतियां बिजली की कोन की तरह चलें, खून की लाल बूंदें समुंदर की सफेद झाग में घुल गईं और वो बेबसी से तड़पता रहा। समुंदर ने एक गहरी आह भरी और फिर सुकूत छा गया। भाई वापस लौट गए, लेकिन स्प्रूस को कुछ न बताया। 9 दिन गुजर गए। स्प्रूस ने वालदैन से रोते हुए अलविदा कहा और बच्चों को लेकर समुंदर के किनारे पहुंची। उसके दिल में उम्मीद और खौफ की लहर एक साथ थी। उसने पुकारा, अगर जिंदा हो तुम मेरे शौहर, झाग होगी सफेद और दूध जैसी। अगर मर गए हो तुम मेरे प्यारे, झाग होगी लाल और खून जैसी। अचानक समुंदर का रंग बदल गया, पानी सियाह हो गया, मौजें दीवाना वार उभरने लगीं। जो झाग उठा वो दूध सा सफेद न था, वो खून की तरह सुर्ख था। समुंदर से एक लरसती हुई आवाज गूंजी, स्प्रूस, मुझे तुम्हारे भाइयों ने दरांतियों से काट कर मार डाला, और वो राज हमारी अपनी बेटी नन्ही स्पैन ने बताया था। ये सुनकर स्प्रूस का दिल टूट गया, आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। उसने लरसते कदमों से नन्ही स्पैन की तरफ देखा, जो खौफ से सहमी खड़ी थी। स्प्रूस ने कपकपाते लहजे में कहा, तू दरख्त बन जा, एक सहमा हुआ दरख्त। तेरा दिल कभी करार न पाए, हमेशा कांपता रहे। फिर उसने अपने तीनों बेटों को देखा, जो आंखों में आंसू लिए खामोश खड़े थे, और कहा, तुम मेरे फख्र हो, तुम बहादुर और सच्चे निकले। तुम सब मजबूत और शानदार दरख्त बनोगे, और मैं, तुम्हारी माँ स्प्रूस, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। यूं ओक, एश और ब्रच ऊंचे और मजबूत दरख्तों में ढल गए, जो आज भी आसमान को छूते हैं। मगर नन्ही एस्पैन एक कमजोर दरख्त बनी। जरा सी हवा भी उसे हिला देती है, क्योंकि उसके दिल पर हमेशा धोखे का बोझ है।